हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो में हम आप लोगों को सामाजिक विज्ञान का एक वायरल पेपर सॉल्व कराएंगे, जैसा 2023 बोर्ड एग्जाम में पेपर आने वाला है। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। यह है सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के लिए एक वायरल पेपर, ठीक है। ये इसका पूर्णांक रहेगा 70 नंबर का। 70 नंबर का पेपर रहेगा, आपके पास समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का, ठीक है। 3 घंटे आपको पेपर को सॉल्व करना है, 15 मिनट इस प्रश्न पत्र को पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले कुछ नोट दिया रहेगा जो पढ़ना अनिवार्य है, ठीक है, ताकि आप लोग जान सको क्या क्या चीजें होती हैं। पहला, प्रारंभ के 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए है। दूसरा, यह प्रश्न पत्र 2 खंड में है, आ और बा में। आ में सारे आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसका आंसर ओएमआर सीट पर देना होगा। और 50 अंक का आपका बा वाला रहेगा, खंड बा, और जिसका आपको वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा और आपका मानचित्र संबंधित प्रश्न रहेगा, उसको आप लोगों को कॉपी में लिखना है, ठीक है। ये सारा आप पढ़ लेना। जैसे ओएमआर शीट पर आप अंकित के पश्चात उन्हें काटे नहीं, मतलब काटना नहीं है, इरेजर का उपयोग नहीं करना है, व्हाइटनर का आदि का प्रयोग नहीं करना है, ये ध्यान रखना। आप लोग बिल्कुल ध्यान से ही आप लोग ओएमआर शीट भरना, ठीक है। अब आप लोग देखो, यहां सबसे पहले हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, ठीक है। खंड आ में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 अंक का रहेगा। देखो, बहुविकल्पीय प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न 20 अंक का रहेगा, जिसका आंसर ओएमआर शीट पर देना है। और इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब बोर्ड एग्जाम में यही आएंगे। तो निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य, उसे पहचान कर लिखिए। पहला प्रश्न देखो, जर्मनी का राष्ट्र रूपक कौन था? या जर्मनी का राष्ट्र रूपक था। 1 अंक का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 नंबर आपको तुरंत मिल जाएगा अगर आप सही आंसर ओएमआर शीट पर दोगे। ऑप्शन नंबर का है मारियोन, खा है जर्मन तिरंगा, एंड गा है जर्मेनिया, एंड घा है जर्मन जर्मेन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट? इसका राइट आंसर सभी को पता होगा, पहले चैप्टर का है जर्मेनिया, ठीक है, जो कि जर्मनी का नारी रूपक थी, ठीक है, या फिर जर्मनी का राष्ट्र रूपक थी, ठीक है। अगला देखो, हमारा दूसरा है, यहां दूसरा क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर थे। मार्टिन लूथर कौन थे? एक समाज सुधारक थे, या फिर खा है शासक, या फिर धर्म सुधारक, या वैज्ञानिक। तो मार्टिन लूथर कौन थे? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है, सारे स्टूडेंट को पता होगा कि मार्टिन लूथर जो थे एक धर्म सुधारक थे। कौन थे? धर्म सुधारक, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है। अब हम लोग देखेंगे सारे ऑब्जेक्टिव जो मैं आपको इस पेपर में बता रहा हूं, ये सबसे ज्यादा वायरल पेपर है और इसमें से बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है। ऑप्शन नंबर का है वाशिंगटन में, खा है न्यूयॉर्क में, खा है जिनीवा में, गा है न्यूयॉर्क में, घा है ऑस्ट्रेलिया में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है बच्चों, वो न्यूयॉर्क में स्थित है। कहां स्थित है? न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर गा जो है हमारा, वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 1 नंबर का है सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? चौरी चौरा जो कांड है वो किस वर्ष घटित हुआ? ऑप्शन नंबर का है 1920 में, खा है 1921 में, गा है 1922 में, एंड घा है 1925 में। तो बच्चों, चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? सारे स्टूडेंट को पता होगा, अगर नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं, 1922 ईस्वी में जो है चौरी चौरा घटना हुआ था, ठीक है। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहां देश की अखंडता तथा एकता के लिए क्या आवश्यक है? जो देश की अखंडता है और एकता है, उसके लिए क्या आवश्यक है? क्या है? सत्ता की साझेदारी, खा है सत्ता का विभाजन, एंड गा है राजतंत्र, एंड घा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों, देश की अखंडता तथा एकता के लिए सत्ता की साझेदारी इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? सत्ता की साझेदारी, ठीक है। साझेदारी से रहो, संगठित रहो, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है कि संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से, या फिर संविधान में 3 उल्लिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है? ऑप्शन नंबर का है शिक्षा, खा है आपका कृषि, गा है पुलिस, एंड घा है रक्षा। तो बच्चों, यहां हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में यही पूछ रहा है कि आपके 3 विषय हैं समवर्ती सूची में। अब समवर्ती सूची में 3 विषय हैं, तो समवर्ती सूची में 3 में से इसमें से कोई एक विषय है समवर्ती सूची का, तो वो हमारा कौन सा है? तो वो हमारा शिक्षा है। क्या है? शिक्षा। ऑप्शन नंबर का जो है हमारा, वो बिल्कुल सही है। शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का एक विषय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, पवन जो है, पवन एक यहां संसाधन कर लेना, संसाधन, ठीक है। पवन किस प्रकार का एक संसाधन है?
पवन जो है नवीकरणीय संसाधन या अनवीकरणीय संसाधन, ऑप्शंस देख लो यहाँ, मानवीय संसाधन, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव संसाधन। तो बच्चों जो पवन है, पवन ऊर्जा वो एक नवीकरणीय संसाधन है। कौन सा है? नवीकरणीय। जब मैं आप लोगों को नवीकरणीय और अनवीकरणीय पढ़ा रहा था तो आप लोगों को मतलब बताया था कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय का एग्जाम्पल, तो उसमें मैंने आपको बताया था पवन ऊर्जा। ठीक है, तो हमारा खा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया का उत्पादन, मतलब एक वस्तु है का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किसमें होता है? एक प्राथमिक क्षेत्रक में या द्वितीयक क्षेत्रक में या तृतीयक क्षेत्रक में या सूचना प्रौद्योगिकी में। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन सही है? एक प्राकृतिक का मतलब प्रा से प्राकृतिक और प्रा से प्राथमिक। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्रक में ज्यादातर प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा उत्पादन किया जाता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, विदेशी व्यापार किन दो मध्य देशों के बीच होता है? फिर किन के मध्य होता है विदेशी व्यापार? दो देशों के बीच या दो प्रदेशों के बीच या दो नगरों के बीच या दो गांवों के बीच? देखो बच्चों, दो गांवों के बीच तो होगा नहीं, विदेशी व्यापार है, दो नगरों के बीच भी नहीं होगा और दो प्रदेशों के बीच भी नहीं होगा, तो वो हमारा दो देशों के मध्य होता है। जैसे एक देश का दूसरे देश से कनेक्शन और सामानों का वारा न्यारा करना, आना जाना, वही हमारा विदेशी व्यापार कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित होते हैं रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधियों के स्वभाव एंड उद्यमों का स्वामित्व एवं उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या। तो बच्चों इसका हमारा गा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, उद्यमों का स्वामित्व, उद्यमों के स्वामित्व 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, झरिया प्रसिद्ध है, झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? का है लोहा अयस्क के लिए, कोयला के लिए, तांबा के लिए, ऑक्साइड के लिए। तो बच्चों झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? सारे स्टूडेंट को पता होगा, झरिया जो है वो हमारा कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोयला के लिए। खा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और आपका क्वेश्चन नंबर 12 है कि सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित की हुआ? जो सूचना पाने का अधिकार अधिनियम है वो कब पारित हुआ? अक्टूबर 2005 में, खा है मार्च 2005 में एंड गा है जनवरी 2006 में, अप्रैल 2007 में। तो बच्चों सूचना पाने का जो अधिकार का अधिनियम है वो हर जगह अक्टूबर 2005 में पारित हुआ। ऑप्शन नंबर का हमारा बिल्कुल सही है, अक्टूबर 2005। ठीक है, तो चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय राज्य नहीं है? संघीय राज्य नहीं है, वैसे ऐसे भी लिखा जाता है संघीय, ठीक है ऐसे, लेकिन चलो ठीक है। ऑप्शन नंबर का है उत्तर प्रदेश, खा है आपका महाराष्ट्र एंड गा है पंजाब एंड घा है दिल्ली। तो बच्चों उत्तर प्रदेश एक संघीय राज्य है, महाराष्ट्र भी है, पंजाब भी है, दिल्ली जो है एक शहर है, सिटी है, ना कि एक राज्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्वों का अनुपात है। महिलाओं का भारत में जो विधायिकाएं हैं में महिलाओं का प्रतिनिधियों का अनुपात है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। बहुत ही कम, बहुत अधिक, एक समान या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों जो महिलाओं का प्रतिनिधियों का अनुपात है वो बहुत ही कम है। ठीक है, बहुत ही कम, ऑप्शन नंबर का हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है 15 कि गुलामगिरी का लेखक कौन था? गुलामगिरी का लेखक ऑप्शन नंबर का है डॉक्टर BR अम्बेडकर, का है ज्योतिबा फूले एंड कैलाश वासनी देवी या फिर रामास्वामी नायकर। तो बच्चों यहां हमारा गुलामगिरी के लेखक जो थे वो थे ज्योतिबा फूले। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 16 है, चाय की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? चाय की खेती के लिए कौन सा मृदा उपयुक्त है? यहाँ ऑप्शंस आपके मतलब प्रिंटिंग में गलती कर दिया गया है। यहाँ आपका रहेगा काली मिट्टी, यहाँ आपका रहेगा लेटराइट मिट्टी और यहाँ आपका रहेगा पीली मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, यहाँ मैं कर देता हूँ लेटराइट मिट्टी। ठीक है, क्योंकि हमारा सही है लेटराइट वाला ही। ठीक है, तो बच्चों याद रखना लेटराइट मृदा जो है वो चाय की खेती के लिए सबसे अच्छी और सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल है? निम्न में से कौन सा हमारा है जो रोपण फसल है? ठीक है, रोपण फसल बताना है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर का है गेहूं, खा है चना, गा है गन्ना एंड घा है मूंगफली। तो बच्चों जो रोपण फसल है वो हमारा गन्ना है।
क्या है, गन्ना है। ठीक है, अगला 18 नंबर क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन यहां आपका सतलुज बांध से या हीराकुंड बांध से या फिर नागार्जुन बांध से या सरदार सरोवर बांध से। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ये बहुत ज्यादा आसान है, मैं आप लोगों को इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बहुत बार पढ़ाया हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप लोगों का HW है, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर देना। ठीक है, अगला है 19 नंबर, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? जो भारत में वायु परिवहन है उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ऑप्शन नंबर का है 1950 में, खा है 1953 में, गा है 1960 में, घा है 1998 में। तो बच्चों वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण वो जब किया गया था वो है 1953 में। खा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हमारा 20 यानी कि लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? का ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, खा है पेरिस में, गा है जिनेवा में, एंड खा है ओटावा में। तो बच्चों इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि मतलब विश्व व्यापार संगठन जो है वो जिनेवा में स्थित है। ठीक है, अब आपका आ गया वर्णात्मक प्रश्न, 50 अंक का वर्णात्मक खंड बा। ठीक है, तो पहला है वर्णात्मक प्रश्न, लगभग आपको 80 वर्ड्स में देना। 4 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न, यहां लिखा बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा? बाल्कन देशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा? किसी स्टूडेंट को पता है? वैसे तो सारे स्टूडेंट को पता होगा क्योंकि ये पहले ही चैप्टर या दूसरे चैप्टर से होगा, और अगर इतना नहीं पता है तो इसका मतलब आप सही से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर जरूर आप लोग प्रैक्टिस करना, घर पर लिखना। ठीक है, तो चलो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। वैसे बहुत ज्यादा आसान है अगर आप क्वेश्चन ढूंढोगे। रालेट एक्ट के खिलाफ चले आंदोलन का दमन किया गया है। रालेट एक्ट के खिलाफ जो चले आंदोलन का दमन किस प्रकार किया गया? रालेट एक्ट आपको कानून पता होगा जो कि बहुत ज्यादा बेकार कानून था। ठीक है, 2 साल के लिए भारतीय लोगों को शंका के आधार पर जेल में बंद कर दिया जाता था। ये 4 नंबर का, अगर ये नहीं आता तो इसको आप कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया? 2 क्वेश्चन हैं, अब दोनों में से जो मतलब एक नहीं आता तो आप दूसरा करो। ठीक है, काफी ज्यादा आसान कर दिया है पेपर। अब हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है राजनीतिक दल और दबाव समूह में अंतर। जो राजनीतिक दल होता है और दबाव समूह होता है उन दोनों के बीच में अंतर बताना। अगर वो नहीं आता तो इसको करो। उत्तरदायी शासन क्या है, इसकी 2 विशेषताएं बताइए। 4 नंबर का उत्तरदायी शासन क्या है और उसकी 2 विशेषताएं बतानी है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, भूदान ग्राम दान आंदोलन के विषय में विस्तृत जानकारी दीजिए। भूदान ग्राम दान आंदोलन के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देना। अगर ये नहीं आता तो भारतीय कृषि में क्षेत्र में 3 मतलब क्षेत्र की समस्याएं लिखिए। जो भारतीय कृषि क्षेत्र की समस्याएं हैं उनको बताना है। तो आप इन दोनों में से कोई का आंसर दे सकते हो, आपको 4 नंबर तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 4 देखो। ठीक है, आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रमुख प्रकारों का वर्णन करो। आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रमुख प्रकारों का वर्णन करो। 3 प्रमुख प्रकार का वर्णन करना है। ठीक है, अगर वो नहीं आता तो आप इसको करो। विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हो? विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हो? ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है और आपका बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, अब हमारा आता है बच्चों वर्णात्मक दूसरा, यानी कि 150 वर्ड्स में देना है। 150 वर्ड्स में 150 वर्ड्स। ठीक है, तो ये हमारा 6 नंबर का रहेगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसे कहते हैं। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण लिखो। भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ उसके प्रमुख कारणों को बताना है। अगर वो नहीं आता तो महामंडी के कारणों का व्याख्या कीजिए। अथवा लगा हुआ है, अगर ये नहीं आता तो ये करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों में से कोई एक करो सकते हो, इतना तो आप लोग पढ़े ही होंगे। देखो ये पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग पूरा पढ़ लेना। ठीक है, अगला है भारतीय में संघीय व्यवस्था के प्रमुख विशेषताएं लिखिए। 6 नंबर का, अगर वो नहीं आता तो भारतीय लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, किन्हीं 3 का वर्णन करो। भारतीय लोकतंत्र के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं, किन्हीं 3 का वर्णन करना 6 नंबर का रहेगा। ठीक है, अगला है कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों को बताइए। 6 नंबर का। ठीक है, कि कृषि उत्पादन में वृद्धि ज्यादा करने के लिए जो भारत सरकार ने उपाय नियम लगाए हैं उनको बताना है। अगर वो नहीं आता तो इसको करो। ऊर्जा के गैर परंपरागत के 4 स्रोत लिखो। जो ऊर्जा के गैर परंपरागत हैं उनके 4 स्रोत को बताना है। ठीक है, सारे आता 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वें नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है यहाँ, ठीक है, कि मतलब भारत में वैश्वीकरण के प्रभावों का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। ठीक है, भारत में जो वैश्वीकरण के प्रभाव हैं उनको विस्तार पूर्वक वर्णन करना 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अगर वो नहीं आता तो आप लोग इसको अथवा आप लोग इसको कर सकते हो कि मतलब उपभोक्ता की रक्षा के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का वर्णन करो। ठीक है, उपभोक्ता की रक्षा के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का वर्णन करो। ठीक है, तो ये हमारा 6 नंबर का है। अब हम लोग देखेंगे आपका मानचित्र संबंधित प्रश्न 9 नंबर क्वेश्चन में आएगा। पहला,
या निम्नलिखित स्थानों को एक मानचित्र में चिन्ह द्वारा आप लोगों को दर्शाना है। ठीक है, पहला वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। सबसे पहले वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 6 नंबर का है, सॉरी 1 नंबर का। ठीक है, वह स्थान जहां से गांधी जी ने नमक यात्रा प्रारंभ किया, मतलब वह स्थान जहां से गांधी जी ने नमक यात्रा प्रारंभ किया। ठीक है, अगला वह स्थान जहां नील की खेती के लिए किसानों ने आंदोलन चलाया, 1 नंबर का सारा रहेगा। वह स्थान जहां से सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, एंड वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। 1 नंबर का सारा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अब आता है दृष्टिबाधित के लिए। दृष्टिबाधित के लिए मानचित्र का प्रयोग नहीं करना, जो देख नहीं सकते हैं। अगला हमारा मानचित्र रहेगा ये वाला। ठीक है, इसमें दिए गए मानचित्र में आपको दिखाना है पश्चिम बंगाल का एक उद्यान चिन्ह द्वारा नाम सहित 1 नंबर का। ठीक है, ये आप लोगों का मानचित्र संबंधित प्रश्न है। सारे स्टूडेंट ध्यान रखना, ये हमारा मानचित्र संबंधित प्रश्न है। ठीक है, इसमें आपका चिन्ह भी दिया रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो यहां आप लोगों का चिन्ह रहेगा, कहीं डॉट ऐसे रखा रहेगा, कहीं ऐसे आपका मतलब बना रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग देख लेना, मानचित्र में रहेगा। नर्मदा नदी पर बना बांध चिन्ह द्वारा नाम सहित, एंड महानदी चिन्ह द्वारा नाम सहित, झारखंड का एक कोयला क्षेत्र जो कि आपको चिन्ह द्वारा नाम सहित, एंड भारत की पूर्वी तट पर स्थित पत्तन चिन्ह द्वारा नाम सहित। 1 नंबर का, यानी कि 10 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, ये हमारा क्लास 10 सोशल साइंस का आपका मॉडल पेपर जैसा 2023 बोर्ड एग्जाम में पेपर आने वाला है। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, हम लोग और भी ऐसे बहुत सारे पेपर देखेंगे ताकि आपका सारा हेल्प हो सके। तो चलो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।